ने और मैदे ने मिलके हमारी खुराक को एक पेस्ट की शक्ल में तब्दील कर दिया, यानी कि समझ लें कि एक लेयरदार चीज में तब्दील कर दिया। अब वो जो खुराक जज़ब हो रही है वो उसकी नमी खुश्क हो रही है, कम हो रही है, यानी वो नमी की सूरत में छोटियाँ जज़ब करता जा रहा है। छोटियाँ क्योंकि काफ़ी तवील होती है तो वो जज़ब करती जाती है, हत्ता के बड़ी आंच तक पहुँचते पहुँचते एक खासी ठोस शक्ल इख्तियार कर लेती है। आंतों में आगे हरकत करने की वजह इसकी क्या होती है कि आंतों के अंदर भी जिस तरह हरकत हमारे मैदे के अंदर मौजूद थी, उसी तरह की हरकत दोदिया हमारी आंतों के अंदर भी मौजूद है। आंतें अपनी जगह पर कायम रहकर हरकत करती रहती है, जिसकी वजह से खुराक आगे मुंतकिल होती जाती है। अब जो छोटी आंत से जो बड़ी आंत की तरफ बढ़ती है तो इसकी हरकत थोड़ी सी स्लो रहती है, लेकिन इसकी ये वो भी थोड़ी सी सख्त जाती है, नीम जामिद अज्जा पर मुश्तमिल रहती है। उसके बाद फिर ये बड़ी आंत की शक्ल इसको फेंकी दी है। बड़ी आंत के अंदर भी ये हरकत मौजूद रहती है, जिसकी मदद से खुराक आगे सरती रहती है। अब तकरीबन खुराक का बहुत बड़ा हिस्सा छोटी आंत में जज़ब हो चुका होता है, लेकिन अभी भी कुछ अज्जा ऐसे होते हैं जो हजम नहीं हुए होते। उनके हजम का काम भी बड़ी आंत के कुछ ना कुछ मिकदार में करती है, लेकिन बड़ी आंत का काम ये होता है कि नीम जामिद या जिस शक्ल में भी खुराक पहुंची हो उसको लेकर, और इसीलिए इसको बड़ी आंत कहते हैं क्योंकि ये छोटी आंतें काफ़ी बड़ी चौड़ाई में काफ़ी बड़ी होती है, वरना लंबाई में ये छोटी आंत का निस्फ से भी कम होती है। लंबाई में छोटी आंत बड़ी आंत से लंबाई में दुगनी होती है, लेकिन चौड़ाई में काफ़ी छोटी होती है। इसलिए हम छोटी आंत को छोटी आंत और बड़ी आंत को बड़ी आंत कहते हैं। अब एक बात याद रखिएगा कि नीम जामिद या ठोस चीज़ को गुजरने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, और एक पेस्ट या नीम जामिद या सयाल चीज़ को गुजरने के लिए कम जगह चाहिए। इसलिए अब सयाल चीज़ क्योंकि छोटी आंत से गुजरती है इसलिए वो तंग होती है, और बड़ी आंत में से गुजरना होता है नीम जामिद चीज़ ने या ठोस चीज़ ने, इसलिए उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। और वहां से निकलकर ये निज़ाम का इख्तिताम पजीर होता है कहाँ पर? हाँ जी, मुबर्रस पर। ठीक है। अब बड़ी आंत के भी 3 हिस्से होते हैं। ठीक है, सबसे पहला आऊर, दूसरा जायदा दोदिया, और आऊर सिमाम लफायती आऊरी और कौलों, और चौथा हिस्सा होता है जायदा दोदिया, इसको हम कहते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, ये वो वाला हिस्सा होता है जो निज़ाम में कोई अमल नहीं कर रहा होता, लेकिन अगर खुराक का कोई जर्रा इसके अंदर चला जाए तो पेट में शदीद दर्द होता है और बहुत बाकी फट भी जाता है, जिससे मरीज की मौत भी वाक़ई हो सकती है। तो सीधी तरफ, और ये हिस्सा जो ज़ायदा अपना दोदिया होता है ये होता है सीधी तरफ। तो ऐसा मरीज जो सीधी तरफ शदीद पेट के दर्द का इजहार करे, उसे सफेद रंग की उल्टी या आए और उसको पखाना 3-4 दिन से बंद हो और उसे हल्का बुखार महसूस हो, तो कोशिश कीजिएगा कि उसे अस्पताल रेफर कर दें। उसमें तजर्बा करने की या बुद्धि उजलाती हाजिर देने की जरूरत नहीं है, या बुद्धि आसाफी हाजिर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बात इतनी देर रहती है कि आप उसे दवाई दें, मरेगा वो अपनी ताखीर की वजह से, लेकिन वो मुद्दा आपके ऊपर पड़ सकता है। तो सीधी तरफ पेट के शदीद दर्द की सूरत में मरीज को आपने कहाँ भेजना? अस्पताल में। आपने उस पर रिस्क नहीं लेना, क्योंकि हो सकता है उसे 10-15 दिन से वो आपको ना बताए, वो आंख फटने के करीब हो और हाजिम या तरिया के मैदा व माँ की जरूरत से आगे निकल चुका हो। तो अगर वो कहें जी मुझे सफेद रंग की उल्टी आ चुकी है, पेट में शदीद दर्द है और बुखार की भी कैफियत है, तो आपने उसका इलाज कर इसमें लेना जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब जरूरत थी उस वक्त आपके पास नहीं आया, तो अब आपको उसके इलाज की जरूरत नहीं है। अक्सर औक़ात पेट के दर्द के मरीज आपसे सच नहीं बोलेंगे, इसका फैसला आपने खुद करना होगा कि इसके दर्द को 4-5 दिन गुजर गए या अभी फौरी तौर पर दर्द हुआ। फौरी तौर पर दर्द हुआ, बुद्धि उजलाती हाजिम तरिया के मैदा माँ 5 नंबर मिलेगी, कोई भी दवाई देंगे उससे, अगर फौरी तौर पर दर्द हुआ है उसे अब उसे देके ठीक कर लेंगे। लेकिन अगर उसके दर्द को 5-7 दिन गुजर चुके हैं तो फिर आपने उसके इलाज का रिस्क नहीं लेना।
फिर आपने उसे भेजना अस्पताल। छोटी आंतों के अंदर एक हिस्सा होता है, उसको हम कहते हैं पेयर्स पैचेस। ये वो हिस्सा होता है जो बड़े बुखार से या आंतों के बुखार से मुतासिर होता है। उस बुखार को हम कहते हैं हुमाए तैफूदिया, यानी कि टाइफाइड फीवर। तो अगर कोई यानी टाइफाइड का मरीज आए आपके पास, हुमाए तैफूदिया का मरीज आए, तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि उसकी छोटी आंत की इस्लाह के लिए आप फिक्र करते रहें, यानी उसको ऐसी अदविया देते रहें कि जिससे छोटी आंत उसकी कुव्वत पकड़ लें। क्योंकि पेयर्स पैचेस, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पेयर्स पैचेस एक ऐसा हिस्सा है जो टाइफाइड फीवर की सूरत में मुतासिर होता है। चुनाचा बड़े बुखार के मरीज, जिन्हें आमतौर पर बड़े बुखार वाला मरीज पाया जाता है, ठीक होने के काफी अर्से के बाद भी आसपास तो पीछे की तरफ का जो इलाका है, क्योंकि इसमें निशानदेही नहीं की गई और कुछ चीजें पास पर जाए निकल भी जाती है, लेकिन पेयर्स पैचेस तकरीबन ये दरमिया जो एरिया यानी कि साइड वाला हिस्सा ना आंतों का, उसके तकरीबन वक्त के आसपास होता है पेयर्स पैचेस। तो अगर बड़े बुखार का कोई मरीज आपको मिले, जिसको आम जुबान में ताप बिल्ली कहते हैं, तो आपने उसकी छोटी आंत की इस्लाह की भी फिक्र करनी है, वरना वो ठीक होने के बाद काफी अर्से से शिकायत करता रहेगा कि आंतों में गुड़गुड़ का मसला है, यानी उजलाती कैफियत का वो इजहार बहुत अर्से तक आपसे करता रहेगा। उसके अलावा वो ये कहता रहेगा कि मेरा मुंह गर्म रहता है, ठीक होने के बावजूद भी। उसकी वजह भी यही होगा कि वो पेयर्स पैचेस मुतासिर हो जाते हैं आंतों के। उसकी वजह से खुराक का इंतजाम उस तरह नहीं होता जिस तरह होना चाहिए। तो आपने टाइफाइड फीवर के लिए, हुमाए तैफूदिया और तैफूदिया दोनों के लिए, आपने उसकी छोटी आंत की इस्लाह की फिक्र भी करनी है। तो ये खुराक ये सारा का सारा अमल अंजाम देकर तकरीबन 15 से 17-18 फुट लंबाई, छोटी और बड़ी आंत की लंबाई कद के हिसाब से कम पेशी हो सकती है, लेकिन अंदाजन 15-16 फुट दोनों की मजबूरी लंबाई होती है। पूरा खेल अंजाम देने के बाद मुख्तलिफ किस्म के हाजिम गदूदों के साथ मिलने के बाद मुबर्रस के जरिए खारिज हो जाती है। ठीक है, अब निज़ाम इखराज हम बाद में पढ़ेंगे किसी से। निज़ाम के जो सबसे बड़ा गदूद जो हिस्सा लेता है वो जिगर है, उसके बाद बानकरात है यानी कि लबलबा, और उसके बाद मुंह के अंदर मौजूद लुआबदार गदूद है, मैदे के अंदर मौजूद खामरात है, और मैदे के अंदर मौजूद नमक का तेजाब है। उसके अलावा छोटी आंतों के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ग्लैंड होते हैं, यानी कि अफराज पैदा करने वाली मुख्तलिफ किस्म की साख्तें होती हैं, मुख्तलिफ किस्म के अफराज छोटी आंत में शामिल करते जाते हैं, जो दो खेल अंजाम देते हैं। एक तो छोटी आंत को रगड़ से बचाते हैं, दूसरे अफराज को मजीद सादा अज्जा में तब्दील करते हैं जो आंतों के अंदर मौजूद कुमला जज़ब कर सकें और खून का हिस्सा बनवा सकें। तो अब सही मायनों में कह सकते हैं कि खुराक हमारे जिस्म का हिस्सा बनती है जब वो छोटी आंत में पहुंचती है। अब कोई सवाल जो आप लोगों के जहन में हो, जो आप लोग करना चाहें। जी।